आज हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर में इवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसको हम लोग बीटल पॉपुलेशन के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बीटल एक पॉपुलेशन है बीटल्स की जो रेड कलर के हैं और उनकी संख्या 12 है, 12। 3 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। हम हर एक कंडीशन को डिटेल में स्टडी करते हुए इवोल्यूशन को जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू समझेंगे। कंडीशन 1 में सिचुएशन 1 में रेड बीटल्स का ग्रुप है जो कॉन्टिन्यूसली अपनी नंबर बढ़ाता रहता है थ्रू रिप्रोडक्शन। रेड कलर के बीटल्स होते हैं, लेकिन एक जनरेशन में एक जगह ग्रीन कलर का बीटल पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। रेड कलर के बीटल्स तो कॉन्टिन्यूसली अपना पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, ग्रीन कलर का भी बीटल अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है। लीव्स ग्रीन कलर की होने के कारण ग्रीन कलर के जो बीटल्स होते हैं वो उनको उसमें छुप जाते हैं, लेकिन रेड कलर के बीटल्स ग्रीन कलर पर अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं और क्रो आसानी से उन बीटल्स को पहचान लेता है और उनको खाता है, जिसके कारण रेड कलर के बीटल्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और ग्रीन कलर के बीटल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस तरीके से लास्ट में ग्रीन कलर के बीटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो कलर वेरिएशन का एडवांटेज हुआ, ये जो कलर वेरिएशन का जो एडवांटेज हुआ, इसका फ़ायदा इस ग्रीन बीटल्स ने बखूबी उठाया। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया हुई, ये नेचुरल सिलेक्शन कहलाई। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ये नेचुरल सिलेक्शन के जो प्रोसेस किया गया, कौओं के द्वारा किया गया, क्रोस के द्वारा किया गया। अगर क्रोस की संख्या ज़्यादा होती तो वो ज़्यादा रेड बीटल्स को खाते और ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती जाती। इस एग्जाम्पल में नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन को लीड करता है बीटल पॉपुलेशन के थ्रू। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है जिसमें ग्रीन कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेचुरल सिलेक्शन का काम यहाँ पर क्रो कर रहा है। यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, दैट मीन्स ग्रीन कलर, is increased in population due to डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। एक पर्टिकुलर ट्रेट की, दैट मीन्स ग्रीन कलर की, एक पर्टिकुलर ट्रेट की, एक पर्टिकुलर लक्षण की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। किसके कारण से हो रहा है? वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण से। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड्स, तो यहाँ जेनेटिक वेरिएशन जो हो रहा है वो जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है वो बीटल पॉपुलेशन को एडॉप्ट करने में हेल्प करता है ताकि वो वातावरण में और अच्छी तरीके से फिट हो सके। इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है
जिसमें पॉपुलेशन जिसमें नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें वातावरण के कारण एक पॉपुलेशन एडेप्टेशन को प्रदर्शित करता है। इस तरह से क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें वातावरण के कारण पॉपुलेशन एडेप्टेशन को प्रदर्शित करता है और वो पॉपुलेशन इस इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट सिचुएशन को समझें कि नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर लीड करती है और वो इवोल्यूशन को कॉज करती है। दूसरे कंडीशन में, सिचुएशन सेकंड में, जो रेड बीटल्स की पॉपुलेशन है वहाँ पर कलर वेरिएशन होता है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, रेड बीटल्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, लेकिन वहाँ सेकंड सिचुएशन में भी कलर वेरिएशन होता है। रेड कलर की बीटल्स तो आती हैं लेकिन एक ब्लू कलर की बीटल्स आ जाती है। फर्स्ट सिचुएशन में ग्रीन कलर की थी, सेकंड सिचुएशन में ब्लू कलर की आ गई। दोनों बीटल्स रेड और ब्लू अपनी अपनी प्रोजेनी बढ़ाते रहते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। कौवा ग्रीन लीफ पर रेड और ब्लू दोनों बीटल्स को आसानी से पहचान लेता है और दोनों बीटल्स को खा लेता है। इस तरीके से दोनों की पॉपुलेशन कम होने लगती है। लेकिन फिर रेड बीटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और ब्लू बीटल्स की संख्या कम है, इसलिए इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि एक हाथी आता है और उन झाड़ियों पर रौंद करके चला जाता है, जिससे बीटल पॉपुलेशन की बहुत ही लॉस होती है। इत्तेफाक से बाई चांस रेड कलर के बीटल्स ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ब्लू कलर के बीटल्स बच जाते हैं, कुछ बच जाते हैं और ये ब्लू कलर के बीटल्स अपनी प्रोजेनी बढ़ाते रहते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू और इनकी संख्या धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती है। सेकंड सिचुएशन में कुछ बातें कंक्लूड होती हैं, निकल करके आती हैं। पहली बात ये है कि दोनों ही कंडीशंस में जो कलर वेरिएशन हुए थे वो रेयर थी। जो कलर वेरिएशन थी वो रेयर थी, मतलब फर्स्ट सिचुएशन में जो ग्रीन कलर की बीटल्स आई थी और सेकंड सिचुएशन में जो ब्लू कलर की बीटल्स आई, वो दोनों ही चीज़ें रेयर थी। और रेयर होने के शुरुआती समय में तो रेयर थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी प्रोजेनी को इतना बढ़ा ले गए और जनरेशन टू जनरेशन वो आगे अपनी संतानें बढ़ाते गए, इनकी नंबर बढ़ती गई कि वो रेयर कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर में चेंज हो गया। रेयर कैरेक्टर क्या हो गया? कॉमन कैरेक्टर हो गया, मतलब वो उनकी पॉपुलेशन में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो समय के साथ साथ इनकी संख्या जब बढ़ती चली गई तो एक कॉमन कैरेक्टर बन गए। जनरेशन में इन कैरेक्टर्स को वजह से इनकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और जीन फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो गई,
जनरेशन टू जनरेशन, तो यह एक इवोल्यूशन को कॉज करता है और ये एक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है। जब इनकी जनरेशन से जनरेशन में संख्या बढ़ती चली गई या जनरेशन टू जनरेशन इनकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली गई, तो ये क्या किया, एक इवोल्यूशन कॉज किया। यही इवोल्यूशन का सार है, यही इवोल्यूशन का बेस कॉन्सेप्ट है। फिर से इस बात को समझते हैं। देखिए, it is obvious that in both situations what started out as rare variation, दोनों सिचुएशन में जो भी वेरिएशंस थी वो सारी रेयर थी, लेकिन समय के साथ साथ वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मतलब कि पहले जो ब्लू और पहले जो ग्रीन और ब्लू कलर की बीटल्स जो आई थी वो पहले रेयर थी, मतलब उनकी संख्या कम थी, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ने लगी। इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनकी संख्या अब क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और जब उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है तो नंबर ऑफ जीन्स भी बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ जीन्स भी बढ़ रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। मतलब तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वो उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए क्या हो गए, उस पर्टिकुलर ट्रेड को भी कंट्रोल करने लग गए। तो देखिए कहता है क्या, इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेड चेंज्ड ओवर जनरेशन। इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो इनहेरिटेड ट्रेट है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। चूंकि जीन्स ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन पॉपुलेशन चेंज्ड ओवर जनरेशन। इसीलिए पॉपुलेशन में इन जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली गई, और जब पॉपुलेशन में इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, इवोल्यूशन कॉज हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन कॉज हुआ। ये इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट कंक्लूजन था। सेकंड कहता है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड को दोनों मिला करके, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन दोनों को मिला करके ये बात कही गई। सेकंड सिचुएशन को फिर से हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लू कलर के बीटल्स को किसी भी तरीके का सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, नो सर्वाइवल एडवांटेज। यहाँ पर बस केवल क्या हुआ कि इसको एक एक्सीडेंटल एडवांटेज मिला। इत्तेफाक से हाथी आई और मेजर हैवाक हो गया, वो उसने बीटल्स मेजर हैवाक हो गया, बीटल्स के पॉपुलेशन को रौंद करके चला गया। और इत्तेफाक से जो बीटल्स मरे वो रेड कलर के थे, और थोड़े से ब्लू कलर के बीटल्स जो बच गए वो अपनी प्रोजनी बढ़ाए। जब वो अपनी प्रोजनी बढ़ाए तो उनकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन बढ़ गई, और जब जनरेशन टू जनरेशन उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो यही क्या कहलाया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या कहलाया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, इट इज रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीन पेयर इन ए पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। कई पीढ़ियों में रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज होने की प्रक्रिया को
जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी में जीन फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ पर पहले था पहले जो ब्लू कलर की जो बीटल्स आई, ब्लू कलर की बीटल्स की संख्या बहुत कम थी इनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन बाद में जब इनका मेजर हाईवॉक हो गया और फिर जो रेस्ट ऑफ द बीटल्स जो बची, वो बीटल्स अपनी प्रोजेनी बढ़ाने लग गई और प्रोजेनी बढ़ाने लग गई तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जिसकी वजह से पॉपुलेशन में उनकी जीन फ्रिक्वेंसी बढ़ गई और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज हुआ। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या इसकी वजह से क्या हो गया? इनकी संख्या बढ़ गई और इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर एक तीसरी बात ये कहने को आती है कि नेचुरल सिलेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं रहा, कि ये ब्लू बीटल्स को बचाने में नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं रहा। वो तो इत्तेफाक की बात थी, बाई चांस था कि वो ब्लू बीटल्स बच गई और उनकी संख्या वो अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा ले गई। ये जो कंडीशंस आई, ये तीन बातें हुई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट दस प्रोवाइड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या किया? जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड किया। और लेकिन ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आया विदाउट एनी एडेप्टेशन आया। पहले कंडीशन में क्या था? फर्स्ट सिचुएशन में कि वहाँ पर ग्रीन बीटल्स नेचर को अडॉप्ट किया था, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया था, तब नेचर ने उसको सेलेक्ट किया था कि हाँ तुम सरवाइव करो। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, नेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बाई चांस वो बीटल्स बच गए और अपनी डाइवर्सिटी अपना जीन फ्रिक्वेंसी बढ़ाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और वो वहाँ पर सरवाइव करने लग गए। यहाँ पर कोई एडेप्टेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हुआ है ये एक स्मॉल पॉपुलेशन में हुआ था और ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता गया। इस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट इवोल्यूशन को शो करता है, लेकिन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का इन्वॉल्वमेंट के बिना ही वो इवोल्यूशन कॉज करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इवोल्यूशन को करने वाले दो चीज़ें हैं। कौन कौन सा? एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। हियर इन अदर वर्ड्स नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट आर द टू कॉमन मोस्ट प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए दो सबसे कॉमन प्रोसेस हैं। थर्ड सिचुएशन में रेड बीटल्स अपनी प्रोजेनी बढ़ाते रहते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। एक बार में अब की बार क्या हुआ कि इसमें प्लांट्स में डिजीज़ लग गई, जिसकी वजह से जो लीव्स थी वो लीव्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाई, प्रॉपरली अपने आप बढ़ा नहीं पाई साइज़, तो भोजन की कमी हो गई। भोजन की कमी हो जाने के कारण जो बीटल्स थे वो अपने आप को पुअर नरिशमेंट के कारण वो अपनी साइज़ को बढ़ा नहीं पाए और वीक हो गए और उनकी नंबर भी घट गई। तो इस तरीके से बीटल्स की जो एवरेज वेट थी वो क्या हो गई?
वो एवरेज वेट घट गई। फिर जब डिजीज़ ख़त्म हो गया तब फिर प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स होने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होने के कारण ये बीटल्स अपनी एवरेज वेट को फिर से रीगेन कर लिए और अपनी साइज को बढ़ा लिए। इस कंडीशन में बीटल ने जो अपनी वेट को लॉस किया था स्टार्वेशन के दौरान, यहाँ पर डीएनए में या जीन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, मतलब उसके जर्म सेल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। इसीलिए ये लो वेट का जो कैरेक्टर था ये नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसीलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेट, इट इज़ ए एक्वायर्ड ट्रेट, नॉट ए जर्मिनल ट्रेट। दैट मीन्स इट इज़ एन एक्वायर्ड ट्रेट नॉट ए जर्मिनल ट्रेट। इसलिए ये क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है, जर्मिनल ट्रेट नहीं है। तो ट्रेट दो तरीके के होते हैं। एक ट्रेट जो अपनी लाइफ टाइम में अचीव किए जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, और दूसरे जर्मिनल ट्रेट्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या प्रोजेनी टू प्रोजेनी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जर्मिनल ट्रेट्स में जो भी चेंजिंग होगी वो डीएनए में होगी, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स में डीएनए में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। वेट लॉस होने का कारण स्टार्वेशन था और ये डीएनए में नहीं आया। इसी कारण जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिला, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स मिले, तो फिर से बीटल्स ने अपनी साइज़ को बढ़ा लिया। इसीलिए ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव चेंज रहा और ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा। ट्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेट्स दो तरीके के होते हैं। On the basis of inheritance, traits are of two types: acquired traits and inherited traits. Acquired traits, those traits which are developed during lifetime of an organism and it cannot pass to its progeny because no change occur in DNA, are called as acquired traits. तीन बातें ध्यान देनी है यहाँ पर। कौन कौन सी? कि ये ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में ही अचीव होती हैं। दूसरा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। और तीसरा, नो चेंज इन डीएनए, डीएनए में कोई भी चेंज नहीं होता है। कोई चेंज न होने के कारण, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन न होने के कारण ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता है। बीटल्स अपनी साइज़ को फिर से रीगेन कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके डीएनए में कोई चेंज नहीं हुआ था। ये बस केवल न्यूट्रिशन की कमी के कारण वह प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स थे। ठीक उसी तरीके से अगर हम चूहे की पूंछ को कई जनरेशन्स तक कट करते रहें, सर्जिकली रिमूव्ड करते रहें, उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि कई जनरेशन के बाद भी उसकी पूंछ उतनी ही लेंथ की और उतनी ही मोटी ग्रो करेगी।
इसका ये इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चेंज हुआ वो चेंज उसके डीएनए में नहीं आया। इस तरह के ट्रेड्स को, इस तरह के लक्षण को कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो और इसमें डीएनए में चेंज होता हो, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहलाते हैं। ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। हम ज़रा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। दीज आर द ट्रेड्स विच आर डेवलप्ड इन सोमैटिक सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स में डेवलप होती हैं और ये जर्मिनल सेल्स में डेवलप होती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, जबकि ये ट्रांसफ़र होती हैं। ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करती हैं और ये इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। इसमें डीएनए में चेंज नहीं होता है और इसमें डीएनए में चेंज होता है। जैसे लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स, बीटल्स के वेट का लो हो जाना, और आई कलर और हेयर में जो चेंजिंग आती है वो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होती है। या बीटल्स का जो कलर चेंज होता है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर या रेड कलर, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होता रहता है। ये भी इनहेरिटेड ट्रेड्स का एग्जांपल है। तो इस तरीके से आज हम लोग जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू इवोल्यूशन को समझे हैं। थैंक यू।